हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे एकदम तन मन से। तो उसी कड़ी में लेक्चर की आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। ओके बच्चों, तो ध्यान देना, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल। गॉट दिस? बच्चों आज का ये जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे आप लोग और बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए कैसे हम डिराइव करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। ओके, तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या था? 3 पोस्टुलेट्स बताए गए थे आपको प्रीवियस लेक्चर में। पहला तो ये है कि एवरी पॉइंट सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ न्यू वेव सोर्स फ्रॉम विच फ्रेश वेव्स आर ओरिजिनेटेड which are called secondary wavelets. Got this? और सेकेंड पॉइंट बताया गया था secondary wavelets travel in the medium with the same speed as the original one. एंड थर्ड बताया गया था the envelope drawn at any point of wavefront at any instant gives the new position of wavefront at that instant. तो बच्चों इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हुए हम लोग डिराइव करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ध्यान देंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है प्यारे बच्चों, इस तरह का कोई एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लेते हैं हम लोग, लेट दिस बी एस एस डैश। ओके, और हम मानते हैं कि यहाँ से इस तरह से कोई वेव ट्रेवल करते हुए आ रही है। ओके, ये वेव ऐसे ट्रेवल करते हुए आ रही है, ध्यान देंगे। क्लियर है? तो ये जो वेव फ्रंट होगा ये जो है यहाँ पर आकर के ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, और ये जो ए बी है ना, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। और आपको पता है ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर रहता है प्लेन वेव फ्रंट। ओके, सो हम क्या करते हैं, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस एस एस डैश की पॉइंट ए पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों? नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्लियर है? अब ध्यान देंगे ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस आई। कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई। और अगर ये 90 माइनस आई है और ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? ये एंगल हो जाएगा आई। कितना हो जाएगा? आई। क्लियर है? व्हाट हैपेंस, मान लेते हैं लाइट इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सी से ट्रेवल कर रही है, तो जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा ये टकराएगा और टकरा करके इट विल सफ़र रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन होगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हुए चलेगा। ओके बच्चों, तो ध्यान देना है ये यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये हो गई रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ओके बच्चों, ये इधर की तरफ जाएगी। क्लियर है? और ध्यान देना है जितनी देर में ये टकरा करके इधर की तरफ चलेगी तो कुछ डिस्टेंस उतनी ट्रेवल करेगी जितनी कि ये यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँचने में ट्रेवल करेगी। तो अगर सी स्पीड ऑफ लाइट है और टी टाइम में ये यहाँ तक पहुँच रहा है तो सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि बी से लेकर के बी डैश तक का जो पॉइंट होगा वो कितनी वैल्यू हो जाएगी, सी टी के बराबर हो जाएगी। और ठीक उतने ही समय में ये भी उसी के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। मान लेते हैं वो यहाँ पहुँच जाता है और ये पॉइंट है ए डैश। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ए डैश बी डैश को ज्वाइन करा लेते हैं। क्लियर है बात? ये ज्वाइन करा लेते हैं और यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं और इस तरह से आप देखेंगे ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाता है। क्लियर है? और यहाँ पर ये नॉर्मल रहता है। ठीक बच्चों, ये क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, तो ये कितना हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है 90 माइनस आर। कितना हो जाता है? 90 माइनस आर। तो ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। क्लियर है?
तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या प्रूव करना होगा, हमें प्रूव करना होगा कि I इक्वल टू क्या है, R है। तो ध्यान देंगे हम कैसे प्रूव करेंगे, टू प्रूव दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे कैसे प्रूव करेंगे, सो मेक अ हेडिंग प्रूफ। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी बी डैश लेते हैं और दूसरा ए डैश बी डैश लेते हैं। तो ध्यान देंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी बी डैश एंड ए डैश बी डैश। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ध्यान देना इसमें हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी बी डैश इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश, और रीजन क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। देखो प्रत्येक एंगल कितने कितने का है, 90 का है। क्लियर है बच्चों? और ध्यान देना है, हम लिख पाएंगे कि जो डिस्टेंस बी बी डैश है, बी बी डैश इक्वल टू आप लिख पाएंगे ए डैश, बी बी डैश इक्वल टू ए डैश, और इसमें लिखेंगे हम ईच इक्वल टू सी टी। प्रत्येक डिस्टेंस कितने के बराबर है, सी टी के। बी से बी डैश तक की डिस्टेंस सी टी है और ए से ए डैश तक की डिस्टेंस भी कितनी है, सी टी है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब क्या करना है, हम ये वैल्यूज लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अब ध्यान देना होगा, अब हमें क्या करना चाहिए, इस बात को हम ध्यान देते हैं। तो क्लियर है बच्चों, क्या कर पाएंगे हम लोग, और हम लिख पाएंगे कि ये जो साइड ए डैश बी डैश है, यानी कि ए बी डैश है, ये दोनों में कॉमन है। तो ए बी डैश इक्वल टू ए बी डैश, इसका लिखेंगे रेफरेंस कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। तो ऐसे में दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो ट्रायंगल ए बी बी डैश कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए डैश बी डैश। ओके, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल लिख लिए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए बी डैश मस्ट बी इक्वल टू एंगल, हम लिख पाएंगे बच्चों ए बी डैश ए डैश। ये कैसे आया, बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ओके, ये बराबर है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्या है बच्चों, आर है। क्लियर है? तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूव हो जाता है। ये तो हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला पॉइंट प्रूव हो गया कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश है, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी है। तो इस सिचुएशन में हमने प्रूव कर दिया कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल है। और हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऑल्सो इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट यानी कि ए बी कामा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यानी कि ए डैश बी डैश एंड नॉर्मल एट द point of incidence, at the point of incidence all these three lie in the same plane, in the same plane, hence proved। तो ये बच्चों आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो जाता है। इस तरह से हमने क्या कर दिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिराइव कर दिया। यानी कि आपने देखा क्या कि यहाँ पर दोनों बातें प्रूव हो जाती हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस भी प्रूव हो गया, और आपने क्या प्रूव कर दिया, तीनों बातें यहाँ पर प्रूव कर दी कि इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल दीज थ्री लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर है बच्चों? तो जब भी कभी आता है कि हाइजेंस प्रिंसिपल की मदद से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिराइव करिए, तो ये हम डिराइव कर देंगे। और याद रहे बच्चों, रिफ्लेक्शन के दौरान सारे कैरेक्टरिस्टिक लाइट की क्या रहती है, अनचेंज रहती है। जैसे कि इसकी स्पीड नहीं बदलेगी, मीडियम नहीं बदल रहा है, और आप देख पा रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। ओके, तो अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल कैसे डिराइव करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, और इन दोनों में से एक 100% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई में डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पूछा जाना है, जो कि कंफर्म है।
क्लियर है प्यारे बच्चों। तो अब हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। ओके, तो लेट्स सी हाउ वी कैन डराइव इट, इसे हम कैसे डराइव कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे लोग। तो आइए बात करते हैं अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये था रिफ्लेक्शन, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। ओके, तो हमने अभी पढ़ा रिफ्लेक्शन, अब हम बात करने वाले बच्चों रिफ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे? रिफ्रैक्शन की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान समझेंगे। डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने मान लिया इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम है SS डैश। इधर साइड के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं N1 है, और इधर साइड की मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, विच इज़ ग्रेटर देन N1। मीन्स ये डेंसर हो गया और ये क्या हो गया? रेयरर हो गया। गॉट दिस। फिर मान लेते हैं कोई एक लाइट रे ऐसे चल रही है। क्लियर है बच्चों? ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, और यहाँ पर हम कोई एक वेव फ्रंट ले लेते हैं AB। गॉट माई पॉइंट? ये हो गया बच्चों AB हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये कितना हो गया? 90 डिग्री। क्लियर है? अब क्या होगा बच्चों, हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। लेट दिस बी अ नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल के साथ, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 90 माइनस I, और ये कितना हो जाएगा? I। क्लियर है? वैसे तो बच्चों लाइट रे को ऐसे सीधे चलना चाहिए था, बोलो बात समझ में आ रही? सीधे जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? सिंस लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, व्हाट विल हैपन? इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल की ओर कुछ बेंड होकर के ऐसे आगे की तरफ बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद रहे जितनी देर में ये यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचेगा तो ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर के भी कुछ डिस्टेंस चल लेगी। अगर पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c है और दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v है, जो कि लेस देन c होगा चूँकि मीडियम डेंसर है, तो ऐसे में अगर यहाँ से यहाँ तक के चलने का टाइम t है तो ये ct डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, और इस पॉइंट को अगर मैं b डैश मानता हूँ तो bb डैश की वैल्यू कितनी है? ct है। तो उससे कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी vt, जो यहाँ से चल करके a डैश बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी इन कंपेरिजन टू दिस, और इसको हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से ज्वाइन करा देते हैं, और ये नॉर्मल है। क्लियर है? ये पॉइंट है A डैश। यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। लाइट रे सीधे नहीं जाएगी बल्कि इसी के पैरेलल हो जाएगी, कुछ बेंड होकर के, और इधर की तरफ निकल जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो देखो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I। ये अगर है आपका नॉर्मल के साथ, ये है बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, तो ये हो जाएगा 90 माइनस R। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? R हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, ध्यान देना है। यहाँ पर लिखेंगे हम, ये जो बेटा AB है ना, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्लियर है? और ये जो A डैश B डैश है ना, ये क्या है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। गॉट माई पॉइंट? ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं BB डैश डिस्टेंस है ना, ये CT के बराबर है, और बच्चा लोग जो A डैश है ना, वो VT के बराबर है, जो कि कम है इन कंपैरिजन ऑफ CT। अरे समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है ना बच्चों? तो घबराना नहीं है, मुश्किलों का डट के सामना करना है। ठीक है? मुश्किलों से डरना नहीं है, डट के सामना करना है अगर जीवन में कुछ हासिल करना है। ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABB डैश। इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे प्यारे बच्चों साइन थीटा। तो क्या मिल जाएगा? साइन थीटा का काम कौन कर रहा? I। तो साइन I इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि हो जाएगा BB डैश अपॉन आ जाएगा बच्चा लोग AB डैश, और BB डैश की औकात कितनी है? C इंटू टी है, अपॉन में AB डैश। इसी प्रकार हम लिखेंगे एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल A डैश B डैश। ओके बच्चा, यहाँ पर हम लगाएंगे साइन R। तो देखो क्या मिलेगा? साइन R इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों A डैश अपॉन AB डैश। A डैश की औकात कितनी है? VT है, तो VT अपॉन AB डैश। ओके, अब हम लिखते हैं नाउ।
अब हम निकालेंगे बचवा साइन आई अपान साइन आर। क्या निकालेंगे चला? साइन आई अपान साइन आर। साइन आई की औकात यहाँ से रख दो, सी टी अपान क्या आ जाएगा? ए बी डैश, और अपान को इंटू में कन्वर्ट कर दो तो ये आ जाएगा ए बी डैश अपान वी टी। ए बी डैश से ए बी डैश निपटा दो, टी से टी निपटा दो, बचा दो। क्या बचा भैया? सी अपान वी। और स्पीड अपान स्पीड क्या आता है? कांस्टेंट। तो अगले स्टेप में मैं लिख लेता हूँ साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। क्या लिख लिया बच्चा? कांस्टेंट लिख लिया। और कांस्टेंट को हम लिखेंगे एन से, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो एन आ जाता है। सो दिस इज द स्नेल्स लॉ, या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं इसी को। तो इसे हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो ये प्रूव हो जाता है। क्लियर है? ओके बच्चों, और एक चीज़ ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पर ये भी लिखते हैं बच्चों, ऑल्सो इंसिडेंट वेव फ्रंट यानी कि ए बी, कामा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट यानी कि ए डैश बी डैश, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all these three lie in the same plane। ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं बच्चों, इसलिए ये क्या हो जाता है? प्रूव हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। ओके, क्लियर है? तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। तो बच्चों ध्यान देना है, दीज टू डेरिवेशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट and you have to do practice about both of these because these two are similarly equal and important। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में आएंगे, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं स्टार पॉइंट बना करके EMA। इसका मतलब ये हुआ बचवा कि एग्जाम में आएगा। EMA का मतलब क्या हुआ? एग्जाम में आएगा। क्लियर है ना? तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इसके आगे एक और टॉपिक छोटा सा कवर करता हूँ इसी में, तो ध्यान देंगे। वो छोटा टॉपिक क्या है बच्चों? इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्लियर? तो लेट्स सी, अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑन वेवलेंथ ऑफ मीडियम, यानी कि अगर मीडियम बदलेगा तो लाइट के वेवलेंथ पर क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन विच क्वांटिटी ऑफ लाइट रिमेन्स अनअफेक्टेड, मतलब अनचेंज रहती है। तो द आंसर इज फ्रीक्वेंसी। क्या बचवा? फ्रीक्वेंसी। यानी कि लाइट रिफ्रैक्ट हो या रिफ्लेक्ट हो, कौन सा ऐसा फीचर है जो अनचेंज रहता है, बदलता नहीं है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी। गॉट माई पॉइंट? तो बच्चों ध्यान देना है, अगला टॉपिक हम कवर करने वाले इसी लेक्चर के साथ साथ वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या है बच्चों? इफेक्ट ऑन वेवलेंथ ऑफ मीडियम के बदलने पर वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट आता है। तो लेट्स सी बच्चों, ध्यान देना है, इफेक्ट ऑन वेवलेंथ ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम का वेवलेंथ पर क्या फर्क पड़ता है। बच्चों ध्यान देना है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। पहला पॉइंट, कांस्टेंट रहता है, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान देना है। गॉट माई पॉइंट बच्चों? तो इस बात को ध्यान देंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? अनचेंज रहती है। एक और फार्मूला मैंने बताया था बच्चों, C इक्वल टू होता है न्यू लेमडा, जहाँ पर C स्पीड ऑफ लाइट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। क्लियर है बच्चों? मान लेते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, तो क्या होगा? पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा C1 इक्वल टू न्यू लेमडा 1, और C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू लेमडा 2। तो बच्चों अगर हम C1 अपान C2 निकालते हैं तो C1 अपान C2 इक्वल टू हो जाता है न्यू लेमडा 1 अपान न्यू लेमडा 2। न्यू से न्यू हटा दो तो व्हाट वी गेट, अपन को क्या मिल जाता है? C1 अपान C2 इक्वल टू लेमडा 1 अपान लेमडा 2। ऑल्सो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बच्चों कि
1 and 2 इक्वल टू क्या पढ़ा मैंने, C1/C2 और वैल्यू रख दो यहाँ पर λ1/λ2। गॉट माई पॉइंट। तो पता क्या चला बबुआ, पता ये चला कि जो λ2 है ना वो हो जाता है C1/1 and 2 या फिर λ1/1 and 2। इससे ये पता चला क्या पता चला कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है वैसे वैसे वेवलेंथ घटता है और स्पीड ऑफ लाइट भी घटती है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है तो वेवलेंथ भी बढ़ता है और स्पीड ऑफ लाइट भी बढ़ता है। इस कंसेप्ट पर बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है, जो आपसे पूछे जाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। गॉट माई पॉइंट प्यारे बच्चों। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझेंगे और ये वेव ऑप्टिक्स का पहले चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर माय पॉइंट। तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।